आज जो भारत में जिस तरह का पॉलिटिकल क्लाइमेट है उसमें ये बातें कई बार उठती हैं कि फ्री एक्सप्रेशन ऑफ राइटर्स दैट इज गेटिंग स्टिफल्ड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जिस तरह से वर्तमान सरकार की आलोचना ओपनली और ब्लेटेंटली इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर होती है, दूरदर्शन के जमाने में नहीं होती थी. जब जी टीवी शुरू हुआ था तब भी नहीं होती थी, जब स्टार टीवी शुरू हुआ था तब भी नहीं होती थी. A writer belongs everywhere and nowhere at the same time. But when the land beneath your words shifts, does your identity shift too? Namaskar. Welcome to Rightfully Yours, your place for poetry, stories, and conversations that matter. I'm Dr. Yojna, and today we are diving into a question that haunts many writers who leave their homeland. Do they become boundaryless in their creativity, or do they lose their roots along the way? So, if you're a writer, a poet, an author, or if you're a reader and want to delve into the challenges writers face, this episode is for you. So today for this thought-provoking topic, we have someone special with us. आज हमारे साथ हिंदी साहित्य के एक दिग्गज हैं, एक ऐसे लेखक जिनकी कहानियां सीमाओं से परे हैं. वो एक ऐसी साहित्यिक आवाज हैं जो भारत और विदेश दोनों में गूंजती है. A decorated author whose writing has touched several lives. Please welcome MBE Tejendra Sharma ji from London. Namaste Tejendra ji. नमस्कार योजना, बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स वंडरफुल फीलिंग टॉकिंग टू यू एंड योर ऑडियंस. थैंक यू सो मच. नमस्कार. यस, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, सो ऑडियंस अब धीरे धीरे बनेगी. आप लोग आ रहे हैं तो ऑडियंस भी आएगी. आपके लिए बस इतना सा शुरुआत करूंगी कि लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो और दिन को आराम करो. तो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हुए होंगे सर, लेकिन आज का टॉपिक मैंने जानबूझ के कुछ ऐसा चुना जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो, थोड़ा सा रिलेटेबल हो, थोड़ा सा हम लोगों की जो हमारी ट्राइब है छोटी सी देश से बाहर रहने वाले राइटर्स की. तो मैं कहूँगी बल्कि कि मुझे लगता है मैं ऐसा सोच रही थी जब मैं आपके साथ टॉपिक सोच रही थी कि मेरे मन का जो दर्द है उसको बाहर निकालूं, और किसके साथ बाहर निकालूं, तो आपसे अच्छा कोई और हो नहीं सकता. तो जी है ना, तो शुरू करते हैं, मजा आएगा. ओके. तो आज की बातचीत में हमारे 4 सेक्शंस होंगे, क्योंकि आपके साथ बात करने को इतना कुछ है. तो मैंने सोचा कि फिर मैं इस लालच को छोड़ नहीं पाई कि किस चीज को टच करूं और किसको छोड़ दूं. तो एक तो हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव इंडियन लिटरेचर का उस पर बात करेंगे. सेकेंडली हम जो करंट सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसकी बात करेंगे. थर्ड हम सोशल मीडिया और मल्टी कल्चरलिज्म की बात करेंगे. और लास्ट में आपके साथ एक मजेदार रैपिड फायर राउंड करेंगे. ठीक है? ओके. सो पहला क्वेश्चन आपकी तरफ मैंने उछाला, वो ये है कि आज के दौर में व्हेन लिटरेचर ट्रेवल्स फास्टर देन पीपल, राइट, एंड यू हैव बीन राइटिंग फ्रॉम लंदन फॉर इयर्स, सो आपको ये वाला क्वेश्चन कितनी बार और किस किस तरह से पूछा गया कि अरे यार आप तो लंदन वाले हैं, आपको भारत की असली समस्याओं का क्या पता है ना, तो आप क्या लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं? ऐसा है योजना कि मैं बिफोर आई सेटल्ड इन लंदन, तो मेरे 3 कहानी संग्रह वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हो चुके थे. ओके. तो लोगों को मालूम था कि कोई लेखक है इस नाम का जिसने कुछ ठीक ठाक कहानियां लिखी हैं. तो भारत की समस्याओं का अंदाजा मुझे ना हो, दैट पीपल कांट रियली से, बिकॉज but the only difference was that even when I was living in India, I was not just an Indian, I was an Air Indian. So as an Air Indian, I was just flying all around the world. Okay. So themes for my stories were different. They were different from people who were involved basically in writing about Hindi literature of villages, or of small towns. For me, the
canvas was very big. So in my stories, while I was staying in India, उसमें जापान भी था, उसमें कुवैत भी था, उसमें दुनिया के तमाम शहर थे जहां जाना चाहता था. तो इसलिए for me writing was a different type of a passion when compared to other people. Okay. So I never had to face this question Okay. that how do I understand India, because I lived in India, I wrote in India, I was published in magazines like Hans, like Dharmyuk, like Sarika. So people knew me much before I became a Pravasi writer. Okay. The tragedy of my writings was कि मेरे प्रवासी बनते ही मेरी वो कहानी संग्रह भी प्रवासी हो गए जो भारत में लिखे थे और भारत में छपे. हाँ जी, ये मैंने भी फेस किया है. पर उसके बाद आपने जो लिखा वो उस पीरियड में आपने लिखा, लेकिन उसके बाद जो लिखा उसमें कभी ऐसा क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा? नहीं, उसका रीजन है कि once you are established in the word of criticism that you are an author and not just an author living abroad, तो उससे एक तो पूछते हुए थोड़ा झिझकता भी है आलोचक, क्योंकि जिस लेखक ने ये सब लिखा है वहां पे रहने के बाद और जो कुछ लिखा है जिस पे बहुत कुछ लिखा गया, while I was in India, तो मेरे लेखन पर धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव टिप्पणियां कर चुके थे. Okay. कृष्णा सोप्ती टिप्पणियां कर चुकी थी. तो जब इतने बड़े लोग आपके लेखन को एक्सेप्ट कर लेते हैं while you are living in India, so your status of an Indian author cannot be eradicated so easily with a brush or with a rubber. No, you are accepted there. But at the same time, you do get to listen कि आपके लिटरेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मिलती है क्योंकि आप लंदन में रहते हैं. आपके लिटरेचर को इसलिए अंडरलाइन किया जाता है या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है क्योंकि आप लंदन में रहते हैं. मुझे ये लगता है कि such statements, such observations, they don't bother me even one bit. They don't stung you. Okay. Not at all, because the reason is that I don't give any right to anybody to puncture my feelings, to puncture my happiness and to create unhappy atmosphere around me. I do not give this right to anybody. So since I don't get perturbed by anybody's words, I don't give much of credence to what people have to say. But my basic contention is to add something new to what is called Hindi literature. Because Hindi literature has had a very limited lens to see. We as immigrants abroad, we see different type of life. Yeah. So when we add those themes to Hindi literature, Hindi literature gets enriched. Enriched and new layers get added to it. Yeah. हमारी ड्यूटी भी है as ambassadors of India living abroad, as writers, we must be able to contribute something new. Yeah. So I will maybe rephrase my question in a way, because you said that personally you never face such kind of criticism. If I generalize this question and ask you that now if somebody is writing afresh, a new writer, and want to write about Indian literature, what exactly Indian literature means? इंडियन लैंग्वेज में लिखना इंडियन लिटरेचर है, इंडिया के बारे में लिखना इंडियन लिटरेचर है. आप एक साहित्यिक आलोचक भी हैं, और इन इंडियन लिटरेचर देयर आर मेनी कैटेगरीज एंड पीपल आर एक्चुअली even big names are confined to specific बाउंड्रीज और स्पेसिफिक खेमे में बटे हुए हैं. तो आप खुद को कहाँ पे पाते हैं, और क्या आप कहेंगे कि नए राइटर्स को किस तरह से इस चीज को देखना चाहिए, इसे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए? बिकॉज जब आप पब्लिकेशन के लिए जाते हैं तो फिर इस तरह की चीजें उठती हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या चीज इंडिया के लिए रेलिवेंट है, नहीं है. अब मैं जर्मनी का लिखती हूँ तो ये होता है कि अच्छा ये तो जर्मनी का है, तो अब इंडिया में उसे कौन पढ़ेगा, राइट? Even if I write in Hindi, I write about Germany, where is my audience?
how does तो ऐसा है कि Yeah. इंडिया में हिंदी का जितना भी लिटरेचर है, मैं उस सारे लिटरेचर को प्रवासी लिटरेचर कहता हूँ। हिंदी के लिटरेचर का बेसिक वॉइस जो है वो प्रवासी है। okay उसका that's रीजन क्या है? जी 95 से 98% जो राइटर्स हैं वो जहाँ पैदा होते हैं वहां नहीं लिख रहे। कोई आजमगढ़ में पैदा हुआ वो बॉम्बे में आके लिख रहा है ना। कोई पानीपत में पैदा हुआ वो दिल्ली में आके लिख रहा है। कोई नवा शहर में पैदा हुआ वो चंडीगढ़ में रह के लिख रहा है। तो सब प्रवासी हैं और बेसिक वॉइस जो है वो अपने गांव को मिस कर रहे हैं। हाँ, प्रवासी और का वो मतलब नॉस्टैल्जिया जो है जी। वो सबकी पोएट्री में है। जी जी कोई वहां पे चौपाल है, कहीं पीपल है, कहीं गोबर है, कहीं खेत है ना, कहीं किसान है। तो बेसिक वॉइस नॉस्टैल्जिया की है उनकी पोएट्री में खास तौर पे। और बॉम्बे और दिल्ली की समस्या ये है कि जो लोग वहां रह के लिख रहे हैं उनके लिटरेचर से आपको दिल्ली और बॉम्बे उस तरह से नहीं मिलते जैसे किसी बंगाली की राइटिंग से कलकत्ता मिलता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ जी मतलब आपको समझ में आता है क्योंकि वो बंगाली में लिख रहा है, कलकत्ता उसका शहर है, वहां के बारे में लिख रहा है। लेकिन फिर भी तेजन सर बॉम्बे में अगर हम जी। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित को छोड़ दें तो हर आदमी के पास छुटपुट रचनाएं तो हैं। But in totality, you don't have a single author who represents Bombay in its writing in totality. So it's very difficult. So when the basic voice of Hindi literature is that of immigrant or Pravasi, and nostalgia is their inherent part, nobody can complain that the person living abroad is either writing about India, his writing is not good enough. In fact, I have been campaigning strongly that people living abroad and who are writing in Hindi, उनका लेखन प्रवासी भारतीय नहीं होना चाहिए। उनका लेखन ब्रिटेन का हिंदी साहित्य, जर्मनी का हिंदी साहित्य, अमेरिका का हिंदी साहित्य होना चाहिए। अगर योजना जैन जर्मनी में रह के और इलाहाबाद की गलियों के बारे में लिखते हैं तो उसके मुकाबले अगर वो म्यूनिख या फ्रैंकफर्ट के बारे में लिखती है तो वो उसका आज का अनुभव है। अगर वो जर्मन लोगों की सोच हिंदी साहित्य में डालती है तो उससे हिंदी साहित्य एनरिच होता है और पता लगता है कि बियॉन्ड बाउंड्रीज हिंदी साहित्य क्या कर रहा है। ये मेरा अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के अलावा कहीं और जहां पे हिंदी नहीं है वहां पे कैसे इसको एक्सेप्ट कराया जाए, क्योंकि जो डायस्पोरा इंडिया से मूव कर जाता है वो ज्यादातर हिंदी में वो रुचि नहीं रहती है। ये प्रैक्टिकलिटी है, ये हम जानते हैं। तो वो रीडरशिप आपको देश से बाहर, मतलब देश में उन विषयों के लिए जागरूकता नहीं है क्योंकि वो विदेश के इश्यूज हैं, और विदेश में हिंदी की तरफ जागरूकता नहीं है, चाहे आप उस देश की बात कर रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी के अलावा कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसे दूसरे देश में लिखा जाए और दूसरे देश के लोगों को वो समझ आए। अगर कोई स्पेनिश आके भारत में स्पेनिश में लिखता है तो भारत में उसकी कोई ऑडियंस नहीं है। अगर एक जापानीज जाके अमेरिका में जापानी में लिखता है तो उसके पास वही लिमिटेड ऑडियंस है, वो जापानी है जो इमिग्रेंट के तौर पे वहां रह रहे हैं। दिस इज ट्रू ऑफ एवरी लैंग्वेज understood, except yes. English. Yes, well Because captured. English is the only genuine international language जिसके रीडर्स पूरी दुनिया में हैं। Okay, yeah. जिनको पढ़ा जाता है। और देखिए उनकी ग्रेटनेस ये है
कि वो इंडियन राइटिंग को भी इंग्लिश राइटिंग कहते हैं, वो न्यूजीलैंड की राइटिंग को भी इंग्लिश राइटिंग कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की राइटिंग को भी इंग्लिश राइटिंग कहते हैं। वो कभी नहीं कहते कि ये प्रवासी हैं या अप्रवासी हैं या कुछ है ना। बुकर से वो इंडियन राइटर को भी मिलता है, ऑस्ट्रेलियन राइटर को भी मिलता है, अमेरिकन राइटर को भी मिलता है। So that means for them, English written anywhere and everywhere is the same. Yeah. But it's only with Hindi literature that we start thinking about these aspects. Yeah. So now, since we have not ruled over the world, our language is not the language of business all over the world. Our audience will be only immigrants who are interested in Hindi. Now, we depend on the raw material supplied by India. You see, what is happening is people who migrate from India, in India they don't read Hindi as a subject. They have studied all over in English. They are either doing engineering or IT or medicine, and they migrate. So when they are not reading Hindi in their day-to-day life, they don't read Hindi newspaper. Because in India, if you read Hindi newspaper, you are among the less educated. That's what the connotation is. Yeah. So our raw material comes from India. If the raw material is faulty, how can you have the finished product which will be better than the raw material? The raw material is the basic ingredient. So that is the problem, that we do not have much of readership. The readership of Hindi is 60 plus. Because writers now in US and UK, they are all 70 plus. So young generation, since it's not Hindi educated in India, how come suddenly when she comes to any foreign country, she or he becomes a Hindi writer? For becoming a Hindi writer, you have to be better than a reader. If you are not a good reader, you can't be a good writer. Okay, and here let me stop you and ask you, what is Tejendra Sharma reading these days? Tejendra Sharma is a little lucky guy. Because he is in regular touch with India. He is... Five books that you're reading, or you have read recently. The latest was a book of short stories by Pankaj Subir. Okay. That I did. There was a novel by Ekta Vyas. There is a short story writing by Pragati Gupta. These are the people who are coming up. I mean, Pankaj Subir is of course established writer today and a publisher. I read regularly from people who send me their stories and poems and articles for Purvai. Yeah. Like today morning, I read a very beautiful article by Devik Ramesh. He has written a 12-page article on Pravasi Hindi literary writers and their yearning for their motherland. That would be very relevant to our today's talk. And उनका लिखा है कि बेसिकली कैसे हमारी रचनाओं में भारत के प्रति समर्पण, भारत के प्रति यादें इस तरह से हमारे साहित्य में आती हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें प्रवासी साहित्यकार कहा जाए। बिकॉज if you call me a Pravasi writer, that means you are compartmentalizing me. Exactly, yeah. कोई आपकी कोई मुख्य धारा होगी, लेकिन हिंदी में समस्या ये है कि मुख्य धारा में कौन है समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां दलित विमर्श है, वहां नारी विमर्श है, वहां आदिवासी विमर्श है, सो मच सो अब तो मुस्लिम लेखकों का भी विमर्श है कि कौन कौन से मुस्लिम राइटर लिख रहे हैं, वहां प्रवासी विमर्श है। तो हिंदी लिटरेचर जो है वो विमर्शों के दबाव में लिखा जा रहा है या उसे विमर्शों के दबाव में बांटा जा रहा है। फिर मुख्य धारा कहाँ बचती है? तो आप किस विमर्श में विश्वास करते हैं या बिल्कुल किस कैटेगरी में खुद को रखना चाहते हैं? मेरा मानना है जी कि
साहित्य को विमर्शों में बांटना साहित्य के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। विमर्श के दबाव में आप पैम्फलेट लिख सकते हैं, विमर्श के दबाव में आप ज्यादा से ज्यादा एक लेख लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ाना चाहते हैं। लिटरेचर जो है वो मल्टी लेयर्ड एक्टिविटी है, उसमें आप कहते हैं उसका मीनिंग कुछ और होता है, कन्वे कुछ और होता है। तो आप जब मल्टी लेयर राइटिंग करते हैं, उसमें अगर आप पहले से आपने तय कर दिया कि मेरी कहानी में पुरुष तो विलेन ही होगा, नारी पे अत्याचार ही करेगा, तो रेपिटेशन होगा ना उसमें, जो लोग उस विमर्श के नीचे लिखेंगे। या मेरे यहाँ तो मजदूर और किसान के ऊपर जुल्म ही होता रहेगा, मेरी कहानियों में कविताओं में यही होगा। So what happens is that you are not actually creative. आप एक एजेंडे के तहत लिख रहे हैं, और एजेंडा साहित्य के लिए इंजूरियस है। Yeah, okay. So my next question to you is, how has living in London changed your perspective on literature? Because as an outsider, the lens that we have, an outsider's lens that offers a fresh perspective, but the real test comes whether it makes the writing more powerful or just more distant from the subject. So what do you think about your take, or how your London life is influencing or has influenced in the past your work? See, when you talk about me and when you talk about an average immigrant writer, there are two different perspectives. Yeah, let's start with you. And mine is different. First I'll talk about me and then I'll talk about the general one. जी। मेरा पर्सपेक्टिव लंदन में आकर लिमिटेड हो गया। अच्छा, ओके। क्योंकि हाउ कम? या मैं एयर इंडियन था, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं, ऐसा शहर नहीं जहां मैं नहीं गया। तो मेरा एक्सपोजर फ्रैंकफर्ट के साथ भी था, म्यूनिख के साथ भी था, पेरिस के साथ भी था, रोम के साथ भी था, और मेरी बहुत सारी कहानियां वहां के 5 स्टार होटल्स के कमरों में बैठ के भी लिखी गई। जैसे कुछ कहानियां मॉस्को में बैठ के लिखी। तो मैंने हर जगह के समाज को समझा। तो इसलिए जब मैं कहानियां लिखता था, जब इंडिया में था या जब यहां भी आया, जब तक मेरे ऊपर वो असर रहा, तो मेरा विजन बहुत वाइड था। मैं आपसे गलत प्रश्न मेरे लिए पूरी दुनिया एक छोटा सा शहर था। हाँ जी, जी जी जी। तो जब मैं लंदन में आया, चलिए मैं इसको फ्रेज करती हूँ सर, मैं रिफ्रेज करती हूँ इस क्वेश्चन को। एक राइटर होता है, जैसे प्रेमचंद है, उन्होंने इतना लिखा है, इतना कुछ, मतलब सदियां उन्हें पढ़ेंगी, पर उन्होंने सब कुछ लिखा है उसी गांव में, लम्ही में रहते हुए। मुझे ये बताया गया था जब मैं लम्ही गई थी कि उन्होंने कहीं और बाहर यात्रा नहीं की थी, उनका सारा साहित्य जो है वो लम्ही में रह के लिखा गया था। वर्सेस समबडी हु ट्रेवल्स द वर्ल्ड, ग्लोब ट्रॉटर। तो क्या लगता है आपको, क्या चीज बेहतर है एक राइटर के लिए? जैसे मैं खुद को सोचती हूँ, मुझे ट्रैवल पसंद है, और वो मेरे लिए एक बहाना भी बन जाता है, अच्छा भाई घूमो फिरो और लिखो। क्यों घूमना है? क्योंकि लिखना है। सो इन जनरल इज ट्रैवलिंग इम्पोर्टेंट टू राइट? ऐसा होता है, इट्स एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। सवाल होते हैं, सवालों की भी तय होती है। अब तुम्हारा सवाल है, इस ट्रैवलिंग, प्रेमचंद के पास प्रेमचंद की परंपरा नहीं थी। मेरा प्रश्न है, इज ट्रैवलिंग एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर राइटिंग, यस और नो? इफ यस, हाउ? Just traveling is not good. Traveling with a purpose is good. If a writer goes just as a visitor anywhere, spends time and comes back, is waste of time. But when a writer goes abroad, tries to understand culture and inherent features of a society, and then adds that into his writing, that traveling is worthwhile. Sightseeing is not worthwhile. No, sightseeing versus traveling, wandering versus traveling. Yes. Traveling with a purpose, is certainly important. Right. Now, what has happened is, प्रेमचंद के टाइम से जो राइटिंग है वो पहले गांव से कस्बे में आई, कस्बे से नगर में आई, नगर से महानगर में आई, महानगर से घर के अंदर आ गई,
घर के अंदर से बेडरूम में घुस गई। इतनी बड़ी यात्रा है कहानी। तो प्रेमचंद बेडरूम की कहानी नहीं लिख सकते थे, या प्रेमचंद कब्र का मुनाफा नहीं लिख सकते थे, क्योंकि प्रेमचंद कब्र का मुनाफा के बारे में सोच नहीं सकते थे। उनकी सोच कफन तक थी। कफन से आगे वो नहीं सोच सकते थे, क्योंकि वो कफन में भी एक बताते हैं कि समाज इतना अच्छा है कि इतने गलीज लोगों के घर के शव को भी बिना कफन के मरने नहीं दे, दफन होने नहीं देगा। तो उनका कफन का समाज वहां तक सीमित है। जी, जी। उनका कफन का जो समाज है वैसा नहीं है जहां कब्रें खरीद के बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आपकी कहानी में, हाँ जी। ये वो नहीं सोच सकते। हाँ जी। इसके लिए आपको एक ऐसे समाज में जाना होगा जहां ये संभव है। जी। और यहाँ भी केवल यहाँ रहने से पता नहीं चलेगा, लेखक को इतना इन्वेस्टिगेटिव भी होना पड़ेगा। अब सपोजिंग लेखक यहाँ के बी क्लास ओपन जेल के बारे में लिखता है, तो अगर उसने बी क्लास ओपन जेल देखी नहीं है, अगर उसे पता नहीं है कि बी क्लास ओपन जेल में किस तरह के अपराधी जाके रखे जाते हैं। हमारे यहाँ तो लेखन में ये है ना कि हम समझते हैं हर जेल में मर्डरर भी होता है, हर जेल में फाइनेंशियल ऑफेंडर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो जेल्स हैं उनके भी तो कैटेगरीज है ना। तो लेखक के लिए ये जरूरी है वो किसी भी विषय पे लिखे, पहली चीज शोध है। जी। अगर वो अपने विषय पे शोध नहीं करता, रिसर्च नहीं करता, तो वो अपनी मन की बात ठीक से रख नहीं सकता। तो ट्रेवल के साथ साथ उसकी ये मेंटालिटी होनी चाहिए, वांट टू नो थिंग्स। सो how if I ask you top 5 qualities or top 5 ingredients for a good writing or a great writing? देखिए टॉप 5 वगैरह को तो पता नहीं, बट सबसे बड़ी बात यह है कि इंक्विजिटिव होना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जी। दूसरी बात यह है कि जब तक ऐसा न लगे कि कुछ नया कहने जा रहा हूं, अपने आप को रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगर हमसे पहले बहुत अच्छी तरह से कुछ बातें कही गई हैं तो उन्हें रिपीट नहीं करना है। कुछ तीसरी बात है भाषा। 1940 की भाषा अलग थी, 1960 की अलग थी, 1980 की अलग थी, 2000 की अलग है। आज हमें 2025 की भाषा में लिखना है। तो भाषा पर वो कंट्रोल होना चाहिए जो भाषा आज के पाठक के लिए। जी। आज के पाठक को प्रसाद की भाषा समझ में नहीं आती, मुश्किल होती है। या इवन मेला आंचल आज की युवा पीढ़ी नहीं पढ़ सकती। एक जमाने में वो क्लासिक था, आज समस्या है। इसी तरह से कि जब हम समाज के बारे में लिखें तो जो डिटेलिंग है उसको कितना रखना है अपनी कहानी के अंदर या रचना के अंदर। डिटेलिंग को एग्जैक्ट, कहानी में 2 शब्द हैं, जी। कहा और नहीं कहा। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। वेरी गुड। जब आपको ये पता चल जाता है तो उसके बाद जब रचना बन के आती है, जैसे कहा जाता है कि इंसान को बोलने में 5 साल लगते हैं, बाकी का सारा जीवन इस बात में निकल जाता है कब नहीं बोलना है ना, ये सीखने में निकल जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से लेखक को भी है, लेखक अपनी रचना में कभी ना बोले। लेखक को पात्रों के थ्रू बुलवाना है। जब रचना में लेखक खुद बोलने लगता है तो रचना कमजोर और ढीली पड़ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो राइटर के लिए जरूरी है। लेकिन किसी भी सवाल के जवाब में मैं प्रोसेस बताना चाहूंगा जी कि प्रवासी लेखन का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जी जी जी। ओके, एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है विच इज पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप रिलेटेड। आज जो भारत में जिस तरह का पॉलिटिकल क्लाइमेट है उसमें ये बातें कई बार उठती हैं कि फ्री एक्सप्रेशन ऑफ राइटर्स दैट इज गेटिंग स्टिफल्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे लगता है इससे ज्यादा गलत बात कोई हुई। फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ बहुत सारे टीवी चैनल लंदन में भी दिखाई देते हैं, न्यूज चैनल भी दिखाई देते हैं। जिस तरह से
वर्तमान सरकार की आलोचना ओपनली और ब्लेटेंटली इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर होती है, दूरदर्शन के जमाने में नहीं होती थी। जब जी टीवी शुरू हुआ था तब भी नहीं होती थी, जब स्टार टीवी शुरू हुआ था तब भी नहीं होती थी। जितनी ब्लेटेंट बुराई आज होती है और आलोचना होती है वैसे पहले नहीं होती थी। दूसरी बात, 30 साल तक केवल बाएं हाथ से लिटरेचर लिखा जाता था। तो जो कुछ वामपंथ था वही साहित्य था, उन्हीं को ही सम्मान मिलते थे, उन्हीं को ही अवार्ड मिलते थे। हंस में नरेंद्र कोहली नहीं छपते थे, हंस में चित्रा मुद्गल नहीं छपती थी, लेकिन सामना में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित छपते थे। और इस मेरा कहना यह है कि एक होता है परसेप्शन क्रिएट करना, ये शोर मचा देना कि लेखकों पे अत्याचार हो रहा है। मुझे बताइए, मजनू सुल्तानपुरी को जेल में किया था नेहरू जी और एक्सप्रेशन। ममता बनर्जी की सरकार में कुछ लोगों को जेल में डाला गया उनकी सरकार के अगेंस्ट बोलने के लिए। वो तो वर्तमान केंद्रीय सरकार नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे बताया जाए, एक फिगर दी जाए, मेरे पास नहीं है, कितने लेखक हैं जिनको अपने मन की बात लिखने के लिए वर्तमान सरकार ने जेल में डाल दिया? जी, गॉट योर आंसर। अगर मुझे ये फिगर मिल जाए तो मैं इस बात का सही जवाब दे पाऊंगा। अब मैं आती हूँ सर यूके पे। सो जो कैंसल कल्चर चल रहा है यूके में, दैट यू थिंक इज अफेक्टिंग क्रिएटिव फ्रीडम इन यूके? कौन सा कल्चर? कैंसल कल्चर। Cancel culture? Yes. What do you mean by cancel culture? Cancel culture, like again, freedom. It's like, you know, to make feel people accountable. Actually, you see, there is a lot of problem between the present government and the people who think differently. But that is purely on political levels. Okay, it has not. There are so many people who think differently from the present government, and they think more like so-called right-wing thinking. Many of them have been arrested. Yeah. They raised questions. But any creative writer has not been punished by the present government at any stage, anywhere. Okay. Because what happens is, literature is something which has a very limited readership. It does not have, literature does not bring revolution. It's political writing that brings revolution. So, no government is ever bothered about a literary writer talking about literature or anything. You might do anything in literature. No government takes much cognizance of this. Not much. What about Salman Rushdie? See, Salman Rushdie is living in UK, and Salman Rushdie has not been banned by government of United Kingdom. No, his objection is from his own community. His community is not happy with what he is writing. Yeah. Okay. Nobody has put a. I mean, Rushdie was banned in India, not in Europe. So, as far as UK is concerned, by and large, for literary writers, there is absolutely no hassle. And imagine honoring a Hindi writer in Buckingham Palace was unheard of. That was done by the government in UK. Yeah. So I really don't think that UK politics is anyway against literary writing of any sort. Okay. Good. Thank you, sir. Thank you.
सर, मेरा सवाल जो बार बार उठाया जाता है और मेरे मन में भी आता है कि जो इंडिया का पोर्ट्रेयल है, जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया में उसे दिखाया जाता है, डू यू थिंक इट वाज ऑलवेज डिस्टॉर्टेड? डू यू थिंक इट इज द सेम सिचुएशन नाउ और इट हैज इम्प्रूव्ड और डिटेरियोरेटेड? से डिस्टॉर्टेड तो हम नहीं कह सकते, लॉपसाइडेड कह सकते हैं, क्योंकि जो दिखाया जाता था वो झूठ नहीं था। वो कैमरे वही से दिखाया जाता था, फोटो खींच के, लेकिन सिलेक्टिव था जी। वो आज भी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय सिनेमा जो तथाकथित आर्ट सिनेमा था वो भी तो सिलेक्टिव होता था ना। उससे कभी, उस आर्ट सिनेमा से कभी ये नहीं लगा कि भारत तरक्की कर रहा है। उसमें जो थीम होते थे, उसमें जो कैरेक्टर होते थे, वही होते थे जो भारत की एक खास किस्म की छवि प्रस्तुत करते थे जी। तुम खुद भी महसूस करती हो, हम भी महसूस करते हैं कि पिछले 10-15 सालों में भारत की इमेज का बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, इन अ पॉजिटिव वे, यस, इन पॉजिटिव वे। और सेकेंडली ये कि हमारा अपने समाज में सम्मान भी बढ़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें आज उसी तरह से हमारे बारे में बात की जाती है। हमारे लिए सब राइटर की बात कर रहे हैं, पता लगता है आप भारत से हैं, हाँ जी, तो वो आपके साथ सम्मान पूर्वक बात करता है। वो उस तरह से बात नहीं करता जैसे कुछ और देशों के बारे में बात होती है। अगर कोई बैन लगने की बात होती है तो इंडियन डायस्पोरा पे आने में बैन वगैरह की कोई बात नहीं होती, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जी जी, है ना। वो आके यहाँ पे इस चक्कर में नहीं रहते कि हमें बेनिफिट्स उठाने हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। तो यहाँ तक के 5 यूरोपीय देशों के प्रधानमंत्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हुए हैं, इंक्लूडिंग यूके, और उपराष्ट्रपति अमेरिका की इंडियन डायस्पोरा से है। तो मतलब ये है कि हम लोग जो इंडियंस हैं, ओवर ए पीरियड वी हैव, I mean, especially people living abroad, they have contributed so well कि वेस्टर्न समाज मजबूर हो गया है अपने पुरानी सोच को कि इंडिया सांपों का देश है और इंडिया सपेरों का देश है, उससे बाहर आ गए हैं। और आज जब इंडिया की बात होती है तो इंडिया एज ए मार्केट की बात होती है, इंडिया एज ए बाइंग पावर की बात होती है, इंडिया लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की बात होती है। जो देश से बाहर तो लॉ अबाइडिंग डेफिनेटली होते हैं, नॉइज मेकिंग नहीं होते हैं। और सेकेंडली कोरोना में जिस तरह से हम लोगों ने 2 वैक्सीन्स बना दी, तो दैट मीन्स कि हमारे साइंसदान जो हैं उनकी भी बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है उनका। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वर्तमान में मुझे लगता है कि हमारी इमेज पहले के मुकाबले बहुत बदली है, and that is all in a positive way. And today I was hearing a news that Prime Minister of India has been honored by 21 countries with their highest award. That includes countries like Russia also, and Islamic nations also, and the latest one was Mauritius. Our present Prime Minister is the first one to be honored by Mauritius with their highest award. So that means that times are changing and we are being recognized. Yes, and we have to feel happy and proud that the times are good for us. Exactly, yeah. I resonate with what you just said and feel proud to be a proud Indian living outside India. And we are trying our best to, whatever we can do to propagate our culture and contribute to this positive image of India outside India. So kudos to you, sir. Kudos to me as well, and to all the NRIs living out there. Okay, चलिए थोड़ी सी बात सोशल मीडिया की कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो खैर हम भी नहीं हैं अभी, और चीज़ें बदल रही हैं। टीवी अब रील्स में कन्वर्ट हो रही है। बट जब हम सोशल मीडिया का लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस कहते हैं,
तो वो आपको क्या लगता है कि हैज इट डाइल्यूटेड द क्वालिटी, इंडिया अब्रॉड में जनरल बात कर रही हूँ, और इट हैज इंक्रीज्ड द avenues for somebody who wanted to write and share their work with the world? It's both sided, but still, what do you think about it? देखिए, ऐसा है कि जहां तक सोशल मीडिया के लिटरेचर की बात है, वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट वाला लिटरेचर नहीं है। तो एक हम कहेंगे, एक है सोशल मीडिया का लिटरेचर और एक है छपने वाला लिटरेचर। हम कहेंगे क्या आप दो कैटेगरीज बनाएंगे? जो हमारी प्रिंटेड लिटरेचर है, जो बुक्स में आता है, और जो सोशल मीडिया पे आता है, जैसे सुनामी आई, तो सोशल मीडिया पे सुनामी आ गई कविताओं की, लेखकों, सुनामी 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 हो गया जी। कोरोना आया तो सोशल मीडिया पे मतलब कोरोना के अलावा कोई कविता ही नहीं दिखाई देती थी। तो हमने पुरवाई में शर्त रखी थी, पुरवाई जो मैगजीन हमारी हर हफ्ते निकलती है लंदन से, हमने कहा था कोरोना पे कविता छापेंगे, उसकी प्री कंडीशन है देयर शुड नॉट बी यूज ऑफ टू वर्ड्स। एक तो आप कोरोना शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरा महामारी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आपने मेरी कविता छापी थी तो जो कोरोना पे मुझे अच्छा लगता है कि भाई ये तो शब्द नहीं, तुम्हारे जैसे अवेयर लोग हैं जो जर्मनी की जिंदगी को हिंदुस्तान की जिंदगी के पैरेलल रख के स्टडी करते हुए एक ऐसा लिटरेचर क्रिएट कर रहे हैं जिससे पता लगता है कि एक इंसान भारत से बाहर बैठ के जी जब ऑब्जेक्टिवली भारत को देखता है तो उसका जो नजरिया है वो उन लोगों से कितना अलग है जो भारत में रह के अपने पॉलिटिकल सोच के दबाव में भारत के बारे में सोचते हैं। जी जी। तो जो ऑब्जेक्टिविटी तुम्हारे लेखन में दिखाई देती है जब तुम बनारस की बात करती हो, तो उससे ये पता चलता है कि बाहर रहकर हम लोग किस तरह से तटस्थ रहकर भारत को देख सकते हैं। जी जी। और ये चीज भारत के लेखकों को तुम्हारे जैसे लेखकों से सीखनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ नाम या फेम के लिए नहीं लिख रहे, हम जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं हम उसे बाकायदा अपने लेखन के माध्यम से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि एक ये भी नजरिया है चीजों को देखने का जो ज्यादा बैलेंस्ड है। एब्सोल्युटली। अब वो फाइनल कल्मिनेशन आपके थॉट्स का एक पब्लिश्ड फॉर्म में हो पाता है नहीं, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मैं भी ये कहना चाहूंगी जो लोग लिख रहे हैं, लिखकर पब्लिश होना चाहते हैं, कि पब्लिश होने की चाहत से ज्यादा ये होना चाहिए आपका उद्देश्य कि आप ऑथेंटिक लिखें, कंटेम्प्रेरी लिखें। चाहे ठीक है हिस्टोरिक फिक्शन भी है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ एंगल होना चाहिए जैसा आपने कहा कि जो पहले जिसने किसी और ने टच ना किया हो, तो कुछ नया लिखने की चाहत। कहना ये है कि छपने की जल्दबाजी जो है उससे बेहतर है कि इंतजार किया जाए। अब जैसे मैं तो बताऊं, मेरे दिमाग में एक कहानी का थोड़ा सा एक थीम 4 दिन पहले आया जी। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि भाई मैं एक कहानी इस एंगल से सोच रहा हूं। आज सुबह उसका मैसेज आया, लिख ली कहानी। तो मैंने उसको फिर जवाब दिया, मैंने कहा मुझे कुछ महीने तो ये सोचने में लगेंगे इस पे कहानी लिखनी है तो कैसे लिखनी है। अभी मैं इस पे शोध करूंगा जो मैंने विषय तुम्हें बताया है। मैंने कहा कि अच्छे विषय पे खराब कहानी लिखना बहुत आसान है, कमजोर विषय पे अच्छी कहानी लिख देना जी वो सही आर्ट है। बहुत तो हमें इस आर्ट को मांझना है कि भाई हम सहज पके सो मीठा होए वाली जो बात है ना जी, तो भाई अपना वक्त लें, लेकिन जब लिखें तो लगे कि हाँ कोई चीज लिखी गई है जी। अभी मेरी ये जो लेटेस्ट किताब आई है उसकी शक्ल दिखा देता हूँ। बिल्कुल। इसका वहाँ
लॉन्च हुआ है गोद उतराई पुस्तक मेले में, जी। गोद उतराई। बहुत बहुत बधाई हो ये आपको सर। पंकज सुबीर जो है, उन्होंने विशेष तौर पे ये किताब छापी, हालांकि सिर्फ 7 कहानियां थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई 7 कहानियों की किताब अच्छी नहीं लगेगी। उसने कहा नहीं, आपकी 101 कहानियां हो गई हैं तो आपका शतक सेलिब्रेट करना है। तो ये किताब उसने मेरा शतक सेलिब्रेट करने के लिए छापी है। तो इसमें भी आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। इसमें कहानी है ये उत्सव मेरा है, या गोद उतराई, ऐसे थीम। अच्छा, गोद उतराई तो भारत के अंदर का घटनाक्रम है, बॉम्बे का। तो उसे समझने के लिए भी आपको बॉम्बे शहर को समझना होगा, 2025 के भारतीय की मानसिकता को समझना होगा। I would love to read और this book and recite it as well, narrate it, yeah. तो हाँ, तो मैंने वो गोद उतराई जो है, उसका थीम सिर्फ 2 लाइनों में बताता हूं ताकि आप सोच सकें कि कैसे थीम पकड़ता है लेखक। कि गोद उतराई हिंदी के लिए एक नया शब्द है। गोद भराई बहुत होता था, उतराई कभी हुआ नहीं। एक कपल है जिनकी एक बेटी है और उसके बाद पत्नी को एक कॉम्प्लिकेशन हो गई है, वो कंसीव नहीं कर सकती। तो वो लोग एक बेटा गोद लेने की सोचते हैं कि बेटा गोद लेंगे तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। जब वो बेटा गोद लेते हैं तो वो बेटा थोड़े दिनों वो महसूस करते हैं कि वो सेहतमंद बेटा नहीं है। उसके दिमाग में दिक्कत है और वो भोंदू है और वो केवल खाता रहता है। और जब चेक कराते हैं तो पता लगता है कि वो डायबिटिक भी है। तो वो कंपनी के पास, एजेंसी के पास जाते हैं कि भाई आपने हमें गलत माल दे दिया, हमने तो सही माल के पैसे दिए थे आपको, तो हम ये बच्चा वापस करना चाहते हैं। तो एजेंसी के पास कोई सिस्टम नहीं है बच्चा वापस लेने का, कभी किसी ने किया ही नहीं। तो ये कहानी उस गोद उतराई की है कि बच्चा एजेंसी को कैसे वापस करना है। तो ये थीम जो है, ये पढ़ के कई लोग रोए भी, कई लोगों को बहुत लगा कि किस तरह से ऐसे संभव है बातें। लेकिन लिखा क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ नया है जी, बिल्कुल। और ये हर लेखक का कर्तव्य है कि कुछ नया लिखे। थैंक यू सो मच। और अब मैं सीधे आती हूँ रैपिड फायर राउंड पे, ठीक है? जल्दी जल्दी 1-2 शब्द, 1-2 लाइंस। छोले भटूरे या सैलेड? भाई इस उम्र में तो आप सैलेड है। अच्छा। लंदन या फरीदाबाद? जीने के लिए फरीदाबाद। सर एक चूज करना है, एक चूज करना है। लंदन। ओके, एक किताब जिसने आपको शेप किया है, वन बुक दैट शेप्ड योर आइडेंटिटी एज अ राइटर। स्ट्रेंजली हिंदी साहित्य में मुझे खींचने वाली जो किताब थी वो नरेंद्र कोहली की दीक्षा थी। ओके। तो जब मैंने दीक्षा पढ़ी तो मुझे लगा कि ये जैसे मिल्टन इस्तेमाल करते थे मिथ का, माइथोलॉजी का, उसी तरह से नरेंद्र कोहली ने माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया था। और मुझे उससे पहले हिंदी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था ज्यादा। दीक्षा फ्रॉम नरेंद्र कोहली, गुनाहों का देवता पढ़ा हुआ था, उसके अलावा हिंदी पढ़ी नहीं थी जी। तो दीक्षा ने मुझे बहुत असर किया था। दीक्षा, नोट कीजिए। ओके, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे किसी और को पढ़ा है आपने और ये सोचा है कि काश मैंने ये लिखा होता? ऐसी तो बहुत सारी कहानी है। एक बताइए। ऐसे बहुत सारे थीम हैं। एक जो आपके दिमाग में टॉप ऑफ योर माइंड आता है एट द मोमेंट। एक कहानी जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की है जी, मोहब्बत। वो एक वेश्या के जीवन पर आधारित है
कहानी मुझे लगता है कि मैं नॉवल वगैरह का नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने नॉवल लिखा ही नहीं है, तो अपने आप को कहानी तक सीमित रखूंगा। तो वो एक कहानी है जो मुझे लगता है कि मुझे लिखनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। अगर आपने कभी भारत छोड़ा नहीं होता और आप एयर इंडिया में भी नहीं होते तो क्या आपकी राइटिंग डिफरेंट होती? बिल्कुल डिफरेंट होती, बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक एडवाइस जो आप यंग इंडियन, आपके अनुभव है जी, एक एडवाइस जो आप हमारे जैसे यंग इंडियन राइटर्स जो देश से बाहर रहते हैं उनको देना चाहते हैं, वन पीस ऑफ एडवाइस। वैसे आपने बहुत सारी दी हैं इस एपिसोड के दौरान। हाँ, बस यही है कि भाई लिखने में धैर्य रखो और छपने में उससे भी ज्यादा धैर्य रखो, और निराश जल्दी से मत हो। वंडरफुल, ग्रेट। एनीथिंग फॉर मी? लिखा हुआ शब्द। जी, आपने कितने लोकार्पण समारोह किए, आपने कितने विश्व हिंदी सम्मेलन अटेंड किए, आप पर कितने फंक्शन हुए, सब भुला दिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका लिखा हुआ अगली जनरेशंस पढ़ेंगी जी, और फिर आपको जिंदा रखेंगे। वाओ, वंडरफुल, ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस, ग्रेट वर्ड्स। और आखिर में कुछ मेरे लिए मोटिवेशनल आशीर्वचन। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारी सक्रियता बहुत सारे फील्ड्स में देखता हूं। यू आर एक्टिव नॉट जस्ट इन राइटिंग, यू आर एक्टिव नॉट जस्ट इन मीडिया वर्क, यू आर नॉट एक्टिव जस्ट in IT section. You're everywhere, and for you time has no binding. You don't, for you day is not 24 hours. No, it's not. And like the that. amount of work you do, it really gives me a lot of encouragement to think that still I can do something. आज मुझे गुजिया भी I बनानी can learn from you. आज मुझे गुजिया भी बनानी है। So I'm really proud of that you not only write, you not only get published, you not only visit India and meet people, and you are absolutely amazing as a human being, and that's wonderful. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं खुशी खुशी इस एपिसोड को बंद कर सकती हूँ। और वंस अगेन थैंक यू सो मच तेजेंद्र सर, यू ऑलवेज हैव बीन एन इंस्पिरेशन। अपने व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने तेजेंद्र जी को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। वो पढ़ते, वो लेयर्स, वो मल्टी डायमेंशन आपको उस राइटिंग में मिलेंगे जिससे आप न सिर्फ रिलेट कर पाएंगे, वो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत रिलेवेंट रहेंगे, आप दुनिया को समझ पाएंगे। तो इसी के साथ राइटफुली योर्स का ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन थैंक यू टू तेजेंद्र सर, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी कहानी, कविता या किसी नए मेहमान के साथ। तब तक अपनी कहानी लिखिए, बनाइए और हमें भी सुनाइए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। Namaskar. Thank you.